तो हिंदी में बोलचाल करते हैं, पढ़ते हैं, इसी तरह ये भोजपुरी में बोलचाल और पढ़ाई की। हालांकि ये पढ़ाई तो अपनी पूरी की है संस्कृत भाषा, संस्कृत से और हिंदी से। इन्होंने एमए किया है संस्कृत और हिंदी विषय से, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध और भी ढेर सारी रचनाएं हैं, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, संत परंपरा, कहानी संग्रह इत्यादि वगैरह वगैरह। अधिक से अधिक इनका रचना है जो इन्होंने लिखा। जो आपके किताब में दिया हुआ है वह है विष का दांत। अच्छा, इसको विष का दांत ही क्यों कहानी लिखा है, हम लोग इस कहानी के अंतर्गत जाके पढ़ते हैं। तो कहानी को शुरुआत करते हैं। सेन साहब की नई मोटरकार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। कहानी काली चमकती हुई। आपसे क्वेश्चन पूछा गया भी है, पूछता भी है। कार जो था, सेन साहब की कार का रंग कैसा था? तो काली और चमकती हुई। वो इतनी ज़्यादा उनका कार चमक रहा था, काले रंग का था, जिसमें आप अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उतना ज़्यादा। अब देखिए, बात कार की नहीं है। अगर आप अभी साइकिल खरीद लीजिए तो आपके लिए वही जान प्राण हो जाएगा। अब सेन साहब के उसी तरह जो खरीद लिए कार, तो उनको भी कार बहुत ही उनके लिए जान प्राण के बराबर था। और कोई छूता तो उनको बड़ा दिक्कत होता, खरोच तक आने नहीं देता। वो अपने से भी ज़्यादा अपने कार को मानते थे। आगे है, जैसे कोयल घोंसले में कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर बहुत ही नाज था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि सेन साहब को क्या चीज़ पर नाज था? बेटे पर, बेटी पर, पत्नी पर, कार पर? तो कार पर। ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बिल्कुल नई मॉडल की 7,500 में आई है। अंडरलाइन कर सकते हैं, कर लीजिएगा। कार जो था, कार की कीमत क्या थी? तो 7,500। अगर यही दाम में कार अभी का समय मिल जाए, भैया मेरे 7-8 क्लास के बच्चे कार से आएंगे, चाहे हम सरजी होके आए या ना आए, बच्चे कार से आएंगे और कहेंगे सर पार्किंग किधर है? कार लगाना है, 7,500 में तो मिल रहा है कि नहीं? और हम आएंगे साइकिल से, बच्चे आएंगे कार से पढ़ने, है कि? लेकिन ये दाम उस जमाने के, जिस जमाने में नलिन बिलोचन शर्मा हुआ करते थे, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कार की कीमत 7,500। कार का रंग काली। कार किसकी है? सेन साहब। सेन साहब को सबसे ज्यादा नाज किस पर है? कार पर। काली चमकती और नई मॉडल की कार है। हालांकि चलते हैं। काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह भी देख लोगे उसमें, ऐसा रंग है। कहीं पर एक धब्बा लग जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। अब इसमें अगर कार को किसी प्रकार का खरोच हो जाएगा तो सेन साहब किसको नहीं छोड़ेंगे? सेन साहब सबसे पहले किसको डांटेंगे? साहब। क्लीनर, इसको भी अंडरलाइन कर लेना है। और सोफर, उसको खैर नहीं है। मेम साहब की सख्त ताकीद की खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने न पाए। अब एक खोखा है जो पड़ोसन की बच्चे हैं और उसको गाड़ी से ज़्यादा खतरा ऐसा है कि लग रहा है, ठीक है। हम कार बनाते हैं, चाहे छोड़ दो, हमसे ड्राइंग अच्छा नहीं होता है। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है। फिर से अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा गया है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। तो 5। सेन साहब की 5 लड़कियां। अब पांचों का इससे पहले वाले एग्जाम में जो हुआ है हाल ही में 2024 नहीं 25 जो अभी चल रहा है, इसी में एग्जाम में आया था। 5 लड़कियां का नाम पूछा था ना? हाँ, 5 का 2 नंबर में बोला कि सेन साहब की 5 लड़कियां का नाम लिखिए। ये लिखना है, 5 नंबर लेके जाना है। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये 5 लड़की आपकी सहेली है और सहेली समझ के उसका नाम याद रख लीजिए, ठीक है।
तो चलते हैं, पांचों लड़कियां जो ठहरी और शोभी लड़कियां ताबीज और तमीज़ की तो जीती जागती मूरत है। हालांकि सेन साहब इनको बहुत अच्छा तमीज़ सिखाए हुए हैं पांचों लड़कियों को, है कि नहीं? है तो 5 लड़कियां, लेकिन पांचों के पांचों अच्छे से तमीज़ सिखाए हुए। तमीज़ ऐसा सिखाए कि क्या करना है उसे ये बात सिखाया गया हो या नहीं, लेकिन क्या नहीं करना है ये उन्हें सिखाया गया। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, यह सिखाया गया हो या नहीं कि क्या नहीं करना है, इसकी उसे ऐसी तामीज़ दी गई है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतली है। तो लड़कियां को किससे तुलना किया गया है? कठपुतली से। आप जानते हैं कठपुतली क्या होता है? पांचों लड़कियां कठपुतली के समान है। अब कठपुतली शब्द किसके लिए लागू होता है, इसका क्या अर्थ है? तो कठपुतली का अर्थ होता है कि दूसरे के इशारे पर नाचना या चलना, इसे कठपुतली कहते हैं। जैसे आप किसी को अपने इशारे पर नचाते हैं, जैसे आप एक डॉगी पाले हुए, डॉगी वहाँ खेल रहा है तो आप कहते हैं डॉगी इधर आ, उसका कुछ नाम रखे हुए, टॉमी इधर आ जाओ, आ गया। टॉमी बॉल फेंक दिया, टॉमी बॉल लिया, बॉल ले आया। टॉमी जाओ वहाँ से, मेरा चप्पल है, जूता है, उसको ले आया। तो वो आपके इशारे पर नाच रहा है, वो आपका कठपुतली हो गया। तो ये पांचों लड़कियां कठपुतली के समान इसलिए कहा गया है कि सेन साहब का जो एक शब्द बोलना है, पांचों लड़कियां में से जिसको बोला गया वो उसको करना है, चाहे उसकी इच्छा हो उस काम में या इच्छा ना हो, इसको कठपुतली कहा गया। हम लोग भी तो कठपुतली अपने माता पिता का। सपोर्ट डेट हम थके हुए हैं, माँ का कहना कि बाबू ये काम करो, ना चाह के भी करना पड़ता है, लेकिन आप लोग तो नहीं करते हैं, हम सुने हैं ऐसा। सही बात है, आप लोग डुप्लीकेट कठपुतली है, हम ओरिजिनल कठपुतली है। चलिए, लेकिन कठपुतली तो सब है अपने माता पिता का, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, उनको अपने माता पिता को इस लड़की पर गर्व है कि हमारी लड़की कठपुतली के सामने जो कहते सो करती है, और सुशील भी है, ठीक है, समझदार भी है। बे कभी किसी की चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है, बे दौड़ती है और खेलती भी है, खेलवो करती है, अब बच्ची होगी, खेलती है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उसे सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारीखें भी उसे कुछ सीखना चाहे। बस आजकल के ज़माने की लड़कियाँ तनके देर में, चाहे लड़के भी लड़कियाँ भी ऐसे हंसते। हंसी ऐसे नहीं हंसना चाहिए, उन्हें ये सिखाया है कि हंसने में आवाज़ और दांत को फाड़ना नहीं है, हंसी में सिर्फ मुस्कुराहट लाना है। सेन साहब उन्हें ये सिखाया है अपने पांचों लड़कियों को। वो हंसते हैं, वो भी हंसते हैं, लेकिन मुस्कुराते हैं, ठीक है। तो सीख ले, मतलब वो ऐसे हंसती है उसकी लड़कियाँ, उनकी बेटियाँ, जो समाज की बगल की अड़ोस पड़ोस की लड़कियाँ उससे सीखती क्या कि हंसना ऐसे चाहिए। पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं, मतलब खिलखिला के मतलब खिखीर के तरह हंसने को कभी किसी ने सुना नहीं है, आवाज़ में साउंड में हंसने को किसी ने सुना नहीं है। एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं, अब फूल की गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी हो तो नहीं रह सकता। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उसने मोटर की चमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है, खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यहाँ से एक और क्वेश्चन अंडरलाइन कर लीजिएगा। नाउम्मीद नाउम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा कौन है या किसे कहा गया है? तो खोखा को नाउम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा कहा गया है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ तब जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी न रह गई। खोखा जीवन के नियम का अपवाद है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जीवन के नियमों का अपवाद
किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? पांचों लड़कियों को, सेन साहब को, या खोखा को? खोखा को। देखिए खोखा पर एक क्वेश्चन बहुत आता है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा है। कार को अगर किसी से प्रॉब्लम था तो वो किससे था? खोखा से। जीवन के नियमों का अपवाद किससे कहा गया है? खोखा को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, अब मिलेगा भी। ठीक है, यह अस्वाभाविक नहीं था कि घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा अगर हो सकता है तो किससे हो सकता है? खोखा से। तो कार को अगर खतरा था तो सिर्फ और सिर्फ किससे था? खोखा से। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, सोफाली आती। यही क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछा है 2 नंबर में, कि पांचों लड़कियां का नाम पूछा है इस बार के एग्जाम में, ओनली 2 नंबर का। बताइए 2 नंबर पाँचों, एक सहेली जैसे याद रखता है सहेला सहेली का नाम, वैसे इसका भी नाम याद रख लो। अब नाम तो कुछ हार्ड नहीं है, आसान है। देखो क्या क्या नाम है। सीमा, बताओ जरा आगे। सीमा, रजनी, सीमा, रजनी, आलो, सोफालो, सोफा होगा, सोफा, और सोफाली, आरती, आरती। चलो ठीक, ये 5 लड़की है। सीमा, रजनी, आलो, सोफा, आरती। सीमा, रजनी, आलो, सोफा, आरती। सीमा, रजनी, आलो, सोफा, आरती। बस 5 को याद रखना है। अब पिछले साल पूछते हैं, हो सके इस बार पूछे ना पूछे, अपना कर्तव्य करते हुए चलिए। पूछा तो भी बल्ले बल्ले, ना पूछा तो भी बल्ले बल्ले। अभी ना ये ना पूछे तो एग्जाम में बैठ के रोने लगना, हम याद किए तो नहीं पूछा। ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए, पिछले बार तो याद भी करा दिए थे, बहुत बच्चे लगा के आए थे, इस बार भी याद कर लीजिएगा। 5 लड़की है, किस क्या क्या नाम है? सीमा, आरती, सीमा, रजनी, आलो, सोफा, आरती। इस तरह से 5 लड़की है। आगे चलते हैं। उनके लिए घर में अलग नियम थे। सुनिए सुनिए सुनिए, ये 5 लड़की थी। 5 लड़की को उनके घर में सेन साहब ने अलग नियम बनाए थे। ये 5 लड़की को घर में अलग नियम था, जबकि इनके एक छोटे लड़के, उनका एक अलग नियम था। 5 लड़की का अलग नियम, लड़के के लिए अलग नियम। आप लोगों को भी घर में ऐसा होता होगा कि बहन के लिए अलग नियम, भाई के लिए अलग नियम। कैसे? आप कहोगे कि नहीं ऐसा तो कोई नियम है नहीं। अब बताते हैं। सपोर्ट डेट कुछ अच्छा भोजन की व्यवस्था है, अड़ोस पड़ोस से आ गया है, खीर है, मिठाई है, कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं एक नज़र से देखना। और छोटका भाई हुई है तो मम्मी क्या कहेगी? तनका थोड़ा ज़्यादा दे दो, तुम थोड़ा कम खा लो। ऐसा होगा तो होगा। तो एक अलग से नियम बना कि नहीं बना? तो ये तो अलग से नियम बना। हाँ चलो, खाने में बना, काम में भी तो होता होगा। अच्छा वो नहीं करेगा तो तुम ही कर लो, की दिक्कत है? अरे खाने में ज़्यादा वो करेगा, काम में हम ज़्यादा क्यों करेंगे, है ना? तो फिर से एक नियम अलग से बन जाता है। तो ये यहाँ पे सेन साहब भी वैसे थे। 5 लड़कियाँ के लिए अलग से नियम और उनके बेटे के अलग से नियम। खोखा के लिए अलग से नियम, दूसरी नियम। और खोखा इनका एकमात्र पुत्र है, जो नाउम्मीद बुढ़ापे के एक तारा है। अब चलते हैं। सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर बनना है। सुनिए, एक और ऑब्जेक्टिव टिक कर लीजिएगा, अंडरलाइन, इंजीनियर तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है, सेन साहब अपने या चलो ना कोई के खोखा तो नहीं करना था। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। ठीक लिख दिए ना हो, गड़बड़ लिख दिए। इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या हुआ? सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब बताइए
बच्चे को जो बनना इच्छा वो बनने दो, या गार्जियन अपनी इच्छा से बनाएंगे वो सही, या बच्चे अपनी इच्छा से जो बनना चाहते वो सही। अपनी इच्छा से रूल तो यही कहता है कि बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार जो अच्छा लगता है वो कर रहा है, करने दे। लेकिन गार्जियन को, या मैं भी कभी गार्जियन बनूँ या कोई भी गार्जियन, या मेरे भी गार्जियन होंगे, वो तो सोचेंगे यही कि बच्चा तो भी बच्चा है, इसे अच्छा क्या बुरा क्या इसे पता है, नहीं पता है। आगे चल के लोग इस पर ख़राब काम करें या लोग हंसेंगे। इसलिए पेरेंट्स कहते कि नहीं, तुम ऐसा काम करो जिससे तुम्हें आने वाले समय लोग तुम्हें नाम दे लेगा, मतलब तुम्हारा एक इज्जत वैल्यू सम्मान होगा। पैसा तो सब कमाता है, लेकिन असलियत बात यह है कि बच्चे को जिस काम में मन लगता हो उसे वही बनने देना चाहिए, करने देना चाहिए, ताकि वो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करेगा, जुनून के साथ करेगा। अब यहाँ भी वही बात होता है, सेन साहब उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बट खोखा में कोई ऐसा गुण नहीं दिखता इंजीनियर वाला। जैसे मान लियो आप मान लीजिए कि आप टीचर ही बन गए, चलो ठीक, और टीचर बन के आए और यहाँ बच्चे की तरह कर रहे हैं, तो आपको कोई टीचर जैसा रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा। मतलब जिस तरह का आप बन जाइएगा आपको उसी तरह का रहना भी पड़ता है। तो यहाँ पे इंजीनियर को इसको बनाना है, लेकिन इसको बचपन से ऐसा कुछ लक्षण लग नहीं रहा है कि इंजीनियर बने। अच्छा, इंजीनियर होगा तो इसको मान लो कि इसको इंजीनियर जैसा लक्षण में क्या देखना चाहिए? तरह तरह के रिंच उठाता, कुछ मशीन को खोल फोड़ देता, फिर उसको ठीक करने में लग जाता। हो ना हो, कोई मशीन, कोई बाजा था उसको खोल दिया, तोड़ दिया और उसको ठीक करने में लगा। इंजीनियर का लक्षण ये होता है, ताकि शुरू से लग जाए कि अच्छा इंजीनियर। ये छोटा लेगा सके देखना क्या करेगा, मेला उला से गाड़ी खरीद लेगा, ट्रैक्टर बुलडोजर, और उसको माटी खोन के उसको लोडिंग करे। अर्थात इसको एक रास्ता दिख रहा है कि आगे चल के सियान होकर ट्रैक्टर ना तो बुलडोजर किनेगा और सबके घर में माटी उटी भरेगा, चाहे अपन घर में भराए चाहे न भराए। तो उसका एक रास्ता दिख रहा है। लड़की लोग क्या करती है, मेला जाएगी तो वो पुतला उतला ज़रूर खरीद लेगी। अब उसको रोज़ सवेरे लड़का सब उसका केस छोटेगा, नहाएगा, कपड़ा पहनाएगा, कपड़ा चेंज कर देगा, कुछ खिलाएगा जुट्टो के, ला खा लो, चलो तुमको स्कूल ले चलते हैं कि नहीं। लड़के लोग को क्या है, आगे चल के उसका फैमिली परिवार में बच्चा होगा छोटा छोटा, तो उसको इसी नहाना धोना, तैयार करना, खाना पीना खिलाना, स्कूल भेजना, यानी कि उसका वो रास्ता है, तो वो अपना उस रास्ते पे जा रहा है। अब लड़का सा का क्या रास्ता है, ट्रैक्टर किन लेगा, मोबाइल खरीद लेगा, बंदूक खरीद लेगा, एमे खोस लेगा, अब चोर छिपाई खेलेगा, अब उन्हें जाएगा डिचका मारेगा, तुम मर गया, जिंदे हो कहेगा तुम मर गया, मार दी तो गोली। अब इसको देखो, इसको बंदूक वाला खेल अच्छा लगता था, ये आगे चल के पुलिस उलिस बनने की तैयारी करेगा है कि नहीं, या चोर गुंडा बनने की तैयारी करेगा, क्या बनेगा भगवान जाने। तो सेन साहब भी इसे क्या बनाना चाह रहे थे, इंजीनियर बनाना चाह रहे थे। अभी तो उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा की दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। मतलब दो चार वो लोग आते हैं सेन साहब से मिलने, तो वहाँ पे सब लोग बैठते हैं और आपस में विचार करते हैं कि किसका लड़का क्या करेगा। ठीक है, जैसे अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो चारों बड़ बुजुर्ग बैठेंगे, अब उनका प्रत्याशी कुछ और है, उनका चुनाव चिन्ह कुछ और, वो किन्हीं और को वोट देने वाले, ये किन्हीं और, सब आपस में बैठेंगे और वहाँ पे बातचीत चलेगा कि इस बार केकर सरकार बनता है, कौन जीते वाला है, सब एक दूसरा के राय विचार लेने वाला है। वही में कोई बाबा कहते हम तो फलने के दे वाला, तब उनमें से बाबा कहलन हम तो फलना के न देवी चाहे जे हो जाए, वो बोलैली तो बाढ़ में तो अल्लाह करना है कि नहीं। तो ये पर थोड़ा सा बात भड़काव वाला हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी 4-5 लोग बैठते हैं, तो अपने अपने बच्चे की बातें करते हैं कि किसका लड़का क्या बनेगा। तो यहाँ पे सेन साहब कहते हैं कि सेन साहब अपनी बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। क्या कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह से बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। अब भी जब किताब में हम लोग पढ़ रहे हैं तो खोखा के बारे में उम्र कितना दिया गया है, 5। तो खोखा फिलहाल अभी 5 साल का है, ये भी आप याद रखिए।
खोखा की उम्र, अंडरलाइन कर लीजिए आप। खोखा की उम्र 5 वर्ष, अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी हो सकता है। तो एग्जाम अभी वो 5 साल का है और उसमें अभी भी इंजीनियर वाला गुण दिख रहा है। अभी से उनके पापा यानी कि सेन साहब उसे इंजीनियरिंग बनाने के बात में विचार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी इसे का यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री तो 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे, उससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजार से वाकिफ हो जाए। आप सुनिए, 5 साल का ही है। सेन साहब चाहते हैं कि बाहर से कोई एक मिस्त्री को लिया है, अपने बच्चे के साथ उसे 1-2 घंटा कहे बैठेगा, थोड़ा सा रींच उंच धरने का सिखा देगा, ताकि इसका अभी से उंगली रींच उंच पर हाथ पर बैठ जाएगा। कैसे पकड़ना है, कैसे चलाना है, कैसे उसे ढीला करना है, कैसे उसे बड़ा करना है, कैसे नट पर फंसाना है। 5 साल का है, अभी से सेन साहब उसको इतना ट्रेनिंग दिवाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो जाए वह रींच से माथा उता फोड़ दे मिस्त्री के कि सही हो जाएगी, नहीं कुछ भी हो सकता है कि नहीं भाई। उसे अभी खेलने का उम्र है, खेलने दे। 8 साल 10 साल के बच्चा हो तब जाके। चलिए अपना अपना सोच। इससे बच्चे की उंगली अभी से औजारों में वाकिफ हो जाएंगे। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का बकाया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसमें से एक साहब साधारण हैसियत से अखबारनीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते हैं। साथ में उनका लड़का भी था, तो था खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कोई तारीफ कर दी और उस साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के विष्ट और प्रसन्न व्यंग का ऐंठन कर रहे थे। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उसके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की। बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, शोरगुल का, हल्ला का। सेन साहब वहाँ से उठ के जाने लगे, तो कुछ मित्र लोग जो बैठे हुए थे वो भी वहाँ से क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा है। सुनिए, शोफर जो उसका ड्राइवर है वह एक औरत से क्या हो गया है, उलझ गया है। बाबू, अगर आपकी कभी झगड़ा किसी औरत से हो जाए, आप बिना कुछ आगे बात कहे 2-4 गो शब्द 20 बार आप उसको सॉरी बोलिए। गलती उन्हीं का रहे फिर भी, आपका रहे फिर भी सॉरी बोलिए, कान पकड़ लीजिए, उठक बैठक करके वहाँ से निकल दीजिए। आपको इसी में भलाई है, क्योंकि महिला से उलझना खुद अपन मूड़ी ओखली में रखने की बराबर है। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ शोफर है जो ड्राइवर है, और किससे उलझ गया है, महिला से। महिला यानी कि कहना मुश्किल है। आगे बढ़िए। शोफर एक महिला से उलझ गया है। मैं कहाँ गया, अब बाहर सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ गया था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। शोफर को मारने के लिए उसका 5-6 साल का लड़का था, जो बार बार सोच रहा कि शोफर को पीट दे, क्योंकि वो इसकी माँ से बहस कर रहा था। देखते हैं, सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। चलिए, गाड़ी को कौन छू रहा था, मदन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। गाड़ी को छूने वाला लड़का कौन था, मदन। मदन जो है वो गाड़ी को छू रहा था, ठीक है, और उसका ड्राइवर उसे मना कर रहा था। तब उसकी माँ, मदन की माँ, उस ड्राइवर से उलझ गया, झगड़ा करने के तौर पे आ गया।
आगे देखते हैं, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा तू, मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। अब अंदर से सेन साहब आए, ड्राइवर उसे कह रहे हैं कि साहब ये लड़का मदन है जो गाड़ी को छू रहा था, मैंने उन्हें मना किया, नहीं तो आपकी गाड़ी गंदी हो जाती, इसीलिए इनकी माँ हमसे उलझ गई है। बात इतना है, आगे बढ़ते हैं। अब सेन साहब अंदर से बाहर आ गए हैं, उसकी माँ अब चुप है, भाई साहब जी है, सेन साहब है, और इसलिए भी चुप है क्योंकि मदन के पापा सेन साहब के फैक्ट्री में ही काम करते हैं, इसलिए उसकी माँ भी चुप हो जाती है कि भाई हम अगर इनसे झगड़ा करते हैं, इनको मेरा बात खराब लग जाएगा, तो ये मेरे पति को काम से निकाल देंगे, तो फिर मैं तो भूखा रह जाऊँगा, हमारा परिवार भूखा रह जाएगा, हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ है, क्योंकि मदन के पापा किनके फैक्ट्री में, सेन साहब के फैक्ट्री में काम करते, आगे बात आएगी। ठीक है, मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। वो कहना चाहती थी, लेकिन वो देखी मदन की माँ कि सेन साहब बेचारे चुप है, कुछ बोल नहीं रहे, तो हम क्यों बोले भाई, ये भी चुप है। आगे बढ़ते, सेन साहब ने बड़े संयत और कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत ना करे। मतलब उसने बहुत देर चुप रहा, फिर जाके अपनी होशो-हवास को ठीक करके अच्छे से ही बोला कि मदन की माँ, मदन को यहाँ से ले जाइए और अगली बार देखिएगा ये गाड़ी के पास ना आए, वरना अच्छा नहीं होगा। मदन की माँ अपने बच्चे को बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। अब मदन को कौन से घुटने में खून निकल रहा था, बाएं या दाएं, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मदन के बाएं घुटने से क्या निकल रहा था, से खून निकल रहा था। चलिए, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ सकता है कि मदन के कौन से घुटने से या कौन से पैर से या शरीर के कौन से अंग से खून निकल रहा था, हाथ से, पैर से, घुटना से, कमर से या कपार से, तो घुटना से। अभी कौन से घुटना से, बाएं घुटना से। ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन कुछ भी दिया जा सकता है। बाएं घुटना से खून निकल रहा था, उसे पोंछती हुई उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था, चाहे धकेल दिया था, इसके कारण उसे चोट आ गई थी और खून निकल रहा था और वह गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किरानी की बेटी को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। अब भाई गरीब था, गरीब को धक्का दे देना, अमीर आदमी द्वारा गरीब के बच्चे को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब के बच्चा है, अमीर के एक चापा सहेट के लगा दिया ना, बड़का बात हो जाता है, पूरा गांव में हल्ला हो जाता है। अहो सुनई छू, फलानवा के बेटा फलना के मार दे कोई हो, अजान से ना मार लिया, एक चापट, बड़का बात हो गया। इसीलिए एक बात ये भी याद रखिए अपने लाइफ में, और आपकी गलती कभी ना हो, भले वो परिवार महंगा मतलब अमीर हो, कोई भी बड़ा आदमी हो और आपको मार दिया बेवजह, आपकी गलती ना थी, अगर गलती है तो सॉरी बोल के वहाँ से निकल दो, बात खत्म। गलती ना है, गलती अगला ही किया है, मतलब किसी लड़की से ही गलती हो गया है, वो आके आपसे गलती हो गई, उससे ही गलती था, आपसे उलझ गए, उसके पापा उधर से आप बिना सोचे समझे आपको चापड़ लगा दिए। क्यों? कि वो गरीब पैसा वाला था और आप गरीब हैं। गलती उस आपकी ना है, तो आके आप ही को पीट दिया। बकसिएगा ना उस समय, पहले लगा दीजिएगा आप भी, अब बाद में जो होगा ऐसी की तैसी देखा जाएगा। हम गरीब है अपने लिए, तुम अमीर हो तुम अपने लिए, ठीक है। अब ये काम यहाँ पर भी होगा, कुछ समय के बाद देखोगे, इससे भी एक सीखने को मिलेगा अपने लाइफ में। देखते हैं मदन ने कुछ ऐसा ही करता है। आखिर गरीब का बेटा था, इसलिए इसे ड्राइवर धक्का मार देता है, तो ऐसा किताब कहता है कि कोई बड़ी बात थोड़ी था, गरीब को धक्का मार दिया तो सेन साहब के ड्राइवर, कोई बड़का बात थोड़ी है, ये कोई मतलब की बात है। अमीर हो गरीब हो, इज्जत सबको बराबर होता है। कोई IAS अफसर है, आप IAS अफसर नहीं बने, इससे क्या मतलब है। IQ लेवल तो बराबर नहीं है, कुर्सी तुम्हारा थोड़ा महंगा वाला है, सस्ता वाला, IQ लेवल तो सेम है ना, है कि नहीं। जितना तुम सोच सकता हो उतना हम भी सोच सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके चौपर भी दौड़ा। ला, अब इसकी माँ मदन को लेके जा ही रहा था कि देखिए गाड़ी के आगे था इसकी माँ और ये मदन, ये गाड़ी के पीछे से जा रहा था,
तो गाड़ी के पीछे से आवाज़ आया दूधा ठक ठक। आप समझे कुछ नहीं समझे? अरे गाड़ी के 4 चक्का गाड़ी के आगे दोनों था। मदन की माँ मदन को हाथ पकड़ के ले जा रहा था, इसको घुटना से खून आ रहा था, तो इसको गुस्सा चल रहा होगा कि ड्राइवर को मारे नहीं से गड़बड़ा गया, बदला लेना है। गाड़ी के पीछे गया, गाड़ी के पीछे मैं घरे जा रहा था तो गाड़ी के पीछे से दूधा आवाज़ आया ठक ठक। तो कुछ अंदाज़ा लगाइए कि गाड़ी के पीछे से आवाज़ क्या आया होगा, ठक ठक। हमको तो ऐसा लग रहा है कि चुट्टा पीछे जाके गाड़ी को मारा होगा टन टन। अब आगे सोफर था और सेन साहब वो दौड़ के पीछे जाते कि आवाज़ कहाँ से आया। ठीक है, अक्सर गांव के लड़का ऐसी करता है और उसको तुम मार देगा ना। मान लो गाड़ी उड़ी तो खड़ा था, इसे गाड़ी पर पैर लगा के इसे खड़ा था मान लो, और उसका ड्राइवर आके एक चमाटा मार दिया, लड़का गुस्सा। आजकल के इस लड़का में बड़ा न जाने कहाँ से इतना गर्मी आ गया, बड़ा गुस्सा रहता है, मार दिया 2 चापट, लड़का अपन मुँह ले ले वहाँ से चल जाए, कोई बात ना है चले। आ दोस्तों से रहेगा ना तो दोस्तों सब गुस्सा ले, अरे मार मार जे होते इसे देख ले, ना चल चल यहाँ से चल जाए। ऐसे जाएगा जैसे कि एकदम भोला भाला है, चल गया वहाँ से। अभी गरीब वाला गया उन्हें भोज खाने चाहे बैठल है उन्हें, अब काफ़ी दूर गए है, अब वो गाड़ी के हुलिया बदल देगा जो वो अपन गाड़ी खुद ही नहीं चिन पाएगा। ऐसा आजकल के लड़का सब है, सही बताते, चाहे वो गाड़ी अफसरों के कहला ना हो, वो नहीं जानता है कि क्या होगा आगे का परिणाम। ठीक है, तो देखिए और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसकी हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे और मोटर की पिछली बत्ती का लाल पीला चकनाचूर हो गया। ओए 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 ओए, पीछे के जो लाल बत्ती होता है ना, पिछला लाइट जो ब्रेक मारने पर बढ़ता है, बैक लाइट लाल, वो चकनाचूर हो चुका है। हाँ ठीक किया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने। सेन साहब अपने मित्रों को कह रहे हैं कि देखा आप लोगों ने, इतनी को गरीब के लेकर हमारा गाड़ी का चकनाचूर कर दिया लाइट को, तो उनको डर हुआ कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आगे देखते हैं। सेन साहब ने अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। अब किसका नाम आया है? कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कई पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊँ। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। कासू जो है लाइट को तोड़ दिया और सेन साहब ये कह रहे हैं कि शायद यह देखना चाह रहा था कि बत्ती के अंदर में क्या है, तो लाइट को तोड़ दिया। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उसकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भंगिमा देखी नहीं देखती ही तो कुछ समझ पाते, इसके शक ही था। मिस्टर सिंह और कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उसकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था। अल्लाह, यानी कि टायर के हवा गए लोग, देखिए शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। मतलब वो अपने गुस्सैल आवाज़ में ये बात बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा भी निकाल दी हो टायर की। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी तो देख लो। ड्राइवर को बोल रहे हैं सेन साहब कि तुम्हारे दूसरे चक्के को देखो, तो अगर हवा निकाला हो तो ये वो नहीं दो के निकाला होगा, और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई है। ठीक, एगो तो चक्का का उसने चेंज कर दिया और वो सूचना देते हैं सेन साहब को आके ड्राइवर कि साहब जी पिछल को चक्का के हवा निकलो है, अब क्या करे, चक्का तो अपने पास एक ही गो है, एगो तो चेंज कर दिए, अब पीछू के चक्का के हवा निकल है, तब क्या करें जाए। आगे देखते। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। सोफर अंदाजी बोल रहा है कि हमको तो लगता है ये काम कासू ने किया होगा, क्योंकि कासू थोड़ी देर पहले खेल रहा था। अब वो इतना बात कह के क्या लाने चल गया,
पंप लाने चले। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिम्मत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था कि उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। आए उनके गाड़ी का हवा निकल चुका है, तो वो सेन साहब सोच रहे क्या कि कासू जो है, जो मेरा लड़का है, वो हवा निकाल रहा है, यानी कि उसका इस काम से हमें पता चलता है कि उसे इंजीनियरिंग में मन लगता है। आए चलिए, इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही तब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेहरा को मदन के पिता गिरधर लाल, अंडरलाइन करिए, मदन के पिताजी का नाम क्या है? गिरधर लाल। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि गिरधर लाल किसका पिता था? मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल, याद रखिए। अब एक आपकी इस स्टोरी में इन कर रहे हैं गिरधर लाल जी अभी से, जो कि मदन जी के पिताजी अभी से इन कर रहे हैं, अभी से। तो मदन के पिता गिरधर लाल को जो उनकी फैक्ट्री में किरानी है, अब ये किनके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? सेन साहब पहली बता दिए थे। और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, उन्हीं के घर में रहता था, उन्हीं के एक घर में कमरा में रहते थे और उन्हीं के फैक्ट्री में काम करते थे। मदन के पिता वो घर नहीं आते थे, सेन साहब के ही कमरे में रहकर उन्हीं के यहाँ काम करते थे। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। देखिए, किसी के अंडर काम करना बड़ा मुश्किल होता है। वो आपका मालिक है और उसको सामने आप कितने अच्छे हैं फिर भी आपको उसके नीचे झुककर ही रहना पड़ता है, ठीक है। तो गिरधर लाल जब सेन साहब के सामने आया तो ऐसे सिर झुका के और उसके सामने खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है। वो ऐसे खड़ा हो गए जैसे खून के जुर्म में कैदी जो होता है जज जी के सामने ऐसे सर झुका के खड़ा रहते। उसी तरह गिरधर लाल सेन साहब के सामने ऐसे खड़ा हो गए जैसे कि उसने कुछ अपराध किया। अपराध कुछ नहीं किया था, बस वो उनके स्टाफ थे, नौकर थे, उनके फैक्ट्री में काम करते थे, इसलिए वो मालिक स्वरूप समझ के अपने मालिक के सामने ऐसे खड़ा हो गया। ये एक शिष्टाचार भी होता है। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, सेन साहब कह रहे हैं एकदम ठंडा आवाज में, नरमता आवाज में कि देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया, वह अलग मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। उसने गाड़ी को गंदा किया और जब ड्राइवर उसे मना किया तो वो ड्राइवर को मारने दौड़ गया। तुम्हारा लड़का मदन, ये कह रहे हैं सेन साहब किसको? गिरधर लाल जी को, ठीक है। मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा था। आए सेन साहब जब आए साहब जी तो वो बता रहे कि जब मैं गया तो मेरे सामने उसको डरना चाहिए, तो मेरे सामने भी वो मेरे ड्राइवर को मारने दौड़ रहा था। गलत बात है, तुम उसको समझाया करो। आजकल का लड़का थोड़ी डरता है जी। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। गिरधर को बोला कि इतनी बात बोल दी सेन साहब जी ने और बोले कि अब तुम जा सकते हो। आगे दे। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह सैन नागार गूंज गया। आराम में खलत पड़ने की खुशनुदाग पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी से बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है, मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त की खाल उधेर दे। गिरधर ने ऐसे ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक ही हो जाए। शेयर द रॉड एंड एजवाइल द चाइल्ड, इंग्लिश में लिखा हुआ है। वो गिरधर बोल रहा है कि तुम्हारी लाड़ प्यार ने, वो अपनी पत्नी को बोल रहा है कि तुम्हारी लाड़ प्यार ने ही इसे बिगाड़ रखा है।
कि आज हमारे तुम्हारे लाड प्यार से ही इसके बारे में हमें इतनी बहुत सुनने को मिला है सेन साहब से। आइए देखते हैं। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खीस आ रही थी। मदन जो किया उससे उसकी माँ को प्रॉब्लम नहीं था, उसको माँ को लग रहा था कि मेरा मदन सही है, लेकिन इनके पति यानी कि मदन के पिता आके अपनी माँ को यानी मदन की माँ को डांटे तो इनको इनकी बात बहुत ही खराब लगा कि भाई मेरे बेटे कोई गलत काम तो नहीं किया था, मेरे बेटे के बारे में इतना तुम डांट क्यों रहे हो, तुम्हारा मालिक है इसलिए तुम उनका पक्ष लड़ रहे हो, ऐसा थोड़ी है। एक काम जाएगा 50 काम आएगा। देखिए, भिख मंगा कहीं का खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकिया सेनों की सेनागार तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आहते बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्त छोकरों मतलब आवारा छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। चलिए, मदन क्या खेल खेल रहा था? मदन क्या, अंडरलाइन कर लीजिएगा, खेल रहा था, तो वह लट्टू नचा रहा था। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, तो वह लट्टू नचा रहा था। लट्टू नचाने वाला खेल रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। खोखा देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवों की जमावत में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब में साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमावत में लेने का फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उसके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उससे छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला। मदन उस झुंड में लड़के लंडों के साथ खेल रहा था, इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। कासू इधर से जाता है, कासू खोखा वही है, ठीक है। खोखा गया इधर से और बोला कि ए भाई हमें भी लट्टू खेलने दे, हमें भी शौक। ए सेन साहब का लड़का। अब मदन उधर खेल रहा है पहले से, गिरधर लाल का बेटा। अब इन दोनों को तो पहले से लड़ाई का मामला था। अभी गया तो मदन बोला लड़ने के मूड में, भाग जाए यहाँ से, तेरा लट्टू देते मारेंगे तो सही हो जाएगा, लड़ने के मूड है में। अब देखते आगे क्या हो। बराया लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू, तेरे पास है लट्टू, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। ऐसा दो चार मदन बात बोल दिया गुस्सा वाला। देखते हैं, कासू तैस में आ गया। तैस का मतलब गुस्से में आ गया, गर्म हो गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। अब बताइए, आपको पहले ही बताया था कि उसको लिए घर में अलग से नियम था, बेटी के लिए अलग से नियम। मतलब वो कासू अपने घर में गिरधर लाल सेन साहब ने उन्हें सिखाया था कि अगर वो चाहे तो अपनी बड़ी बहन को मार सकता है, लेकिन बड़ी बहन को खबरदार, कभी भी उसको भाई को मारने की इजाज़त नहीं था। ऐसा इसे घर से ही सिखाया गया था। ये ड्राइवर को भी मार सकता था, इसको सेन साहब कुछ नहीं बोलते थे। कासू को, बहन को भी मारते थे, मारता था, कुछ नहीं बोलते थे। तो अभी आदत पड़ल था, आदत रहता है तो पीट पाट देवे ना करता है। अभी इधर आदत पड़ल था, देखो मदनों पर लगता है लपक गया कि कोची, कौन मरा कौन जिया, देखो आगे बताएगा। कासू तैस में आ गया, ये तो हो गया। उसने आओ देखिए, क्या मजाल कि उसकी कोई कुछ देर इसी उम्र में उसे नौकरों पर अपने बहनों पर हाथ चला देने की आदत थी, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। भाई बड़का घर का लड़का था, कोई उसको कुछ कर देगा? नहीं कर देगा। उसने न आओ देखा न ताओ देखा, मतलब कहने का न तो आगे देखा न पीछे देखा। कौन भाई, कौन खोखा। न आओ देखा न ताओ देखा, मतलब न आगे देखा न पीछे देखा, न सोचा कुछ, और एक गुस्सा रसीद कर दिया। किसको? चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था? अब बताइए। इधर खोखा जो इंजीनियर बनने वाला है, जो कि इसको घर से सिखाया गया था, मारने पीटने का जो काम करना है फ्री था कर रहा।
और उधर जो मदन, जिसको तुलना किया गया चोर डाकू गुंडों से कि आगे चल के चोर गुंडा डाकू बनने वाला है, पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं था, तो वो चोर डाकू गुंडा बनने वाला मदन भी कम था। क्या वो छोड़ेगा? भले गरीब है, लड़का थोड़ी जानेंगे अमीर क्या होता है गरीब क्या होता है, लड़का तो दोनों लड़का है। मदन भी कम मानने वाला था, वह झट कासू पर टूट पड़ा और दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। हाँ, ये तो अक्सर होता है, लड़का में लड़ाई हो या लड़की में लड़ाई हो, लड़ाई आप लड़िए, शायद 1-2% होगा जो बचाने के पर्पज से आएंगे, बाकी सब मज़े से उधर चारों तरफ घेर के देखेंगे और मज़े लेंगे। और तो और अपने छोटे बेटा बेटी को कंधे पर बैठा लेंगे, देख भाई तू वो देख बिना टिकट के फिल्म देख रहा है कि नहीं, कंधे पर छोटा भाई बेटा बेटी को बैठा ले, अब खुद भी लड़ाई देख रहा है और उसे भी दिखा रहा है। गांव समाज में कुछ ऐसा होता है, भाई जा उसे बचा, लेकिन अब बचाता भी नहीं कोई है, जानते हो, बचाने जाओगे तुमको भी लगा देगा भाग यहाँ से तुमको भी उसी में लड़ाई में शामिल कर लेगा। अब के समय बचाने में कोई नहीं जाता है। चलिए, तो वहाँ के जो लड़के लोग थे और भी सुसाइड हो गए, और द्वंद्व का मतलब होता है कि दोनों के लड़ाई को, युद्ध को मजे लेने लगे। द्वंद्व में से दोनों कौन कौन था? एक तरफ से मदन, दूसरी तरफ से खोखा लड़ रहे हैं, लेकिन वह लड़ाई हड्डी और मांस की बंगले के पिछले हड्डी और मांस की बंगले के पिल्ले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद करने की खिलाफत करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ, उन्हें न तो अपने दुर्मति लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। मतलब वहाँ के जो लड़के लोग थे, न तो मदन को मदद किया और न तो बड़का घर सेन साहब के बेटा को मदद किया, मदद किसी को नहीं किया, सब अपने मज़े में था। ये दोनों अपना लड़ा। हाँ, लड़ाई ख़त्म हो जाने पर तुरंत ही संभलते हुए तीतर भीतर हो गए। लड़ाई ख़त्म हुआ और वहाँ के सारे लड़के तुरंत जहाँ तहाँ भाग गए, कोई रुका नहीं कि कौन फंसने जाएगा भाई। मदन घर नहीं लौटा। मदन तो भाई समझ गया होगा कि आई घर जाएंगे तो खैर नहीं, कि क्या लड़ाई हम किस क्लास से कर लिए है, बड़का घर वाला लड़का से, है कि नहीं। आगे देखिए, तो वो घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ भाई, कहाँ जाता? 8-9 बजे तक इधर उधर मारा का क्या मतलब, इधर उधर टहल पहल किया 8-9 बजे रात तक फिरता रहा। फिर भूख लगी, आई भूख लगी तक अपन घर याद आई। बात बिल्कुल सही, आप दिन भर कहीं घूमते रहिए, लेकिन जब भूख लगेगा तब फिर अपने घर भागिएगा। आइए फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता घर में घुसा। गली के दरवाजे से आहिस्ता घर में घुसा, ऐसे जैसे कि किसी को पता ना चले। गोर बार के कभी चले हो तो लोग, ऐसे चला जाता है जैसे गोर का आवाज़ भी नहीं आना चाहिए। जैसे ऐसे कभी देखना, बिल्ली को जब एक चूहा मिल जाएगा ना वहाँ पे काफ़ी दूरी पे, तो ऐसे धीरे धीरे जाएगा कि चूहा को आहट पता ना चले और चूहा को बड़ा भी जो पकड़ लेते। उसी तरह ये गोर बार के आराम से गया घर में, लेकिन घर में जाते ही देखिए घर का स्थिति क्या है उस समय तक। भूख लगी तो आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात था। नहीं, एक बात और लिखिए, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। किसके लिए मार खाना मामूली बात था? मदन के लिए। मदन गरीब के लड़का अक्सर मार खाते रहता है घर पे, आजू बाजू गांव में, क्योंकि उसको सिस्टम पता नहीं रहता है कहाँ पे कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो अक्सर भी मार खाते रहते। मदन में हमेशा मार खाते रहता था, कोई बड़ी बात है नहीं उसके लिए। तो उसके लिए क्या खाना मामूली बात था? मार खाना मामूली बात। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार। अब आप लोग वहाँ पे दूध मलाई खोआ खीर नहीं खोजने लगिएगा, है कि नहीं। इन्हें जो अपना जो पसंद होगा वही लिख दीजिएगा कि मेरा पसंद मदन का पसंद, मेरा पसंद पिज्ज़ा खाना, मदन को भी पिज्ज़ा खाना। टिक कर रहे आगे चल, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पिज्ज़ा खाना पसंद है, लेकिन मदन को क्या खाना पसंद था? मार। खाना पसंद नहीं था, लेकिन उसे लगता था। मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। देखिए मदन आज क्यों डर रहा था, क्योंकि मार तो आज लगेगा ही, रोज लगता है, लेकिन आज जो मार लगेगा वो और दिनों से थोड़ा ज़्यादा लगेगा और बुरी तरीक़ा से लगेगा, क्योंकि आज मैंने
बड़े आदमी के लड़के को मारा है। चलिए, उसके लिए मार खा हो गया, लेकिन उपाय ही क्या था, वह पहले रसोई घर में घुसा। अब देखिए, ये सोचा कि मार तो खाना है ही है, पहले खाना खा लेते है कि नहीं। तो पहले यह कहाँ गया, रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। बगल वाले सोने के कमरा, सोने का क्या मतलब, सोने वाला कमरा से बातचीत की आवाज़ आ रहा था। उसकी माँ और उसके पापा बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे, उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। पहले आराम से खाना खाया, पूरा टेंशन छोड़ दिया। भाई तू लोग भी कभी अपने लाइफ में ऐसे करना, कभी तुमसे कोई गलती हो जाए, जैसे घर में कोई कांच उच का बर्तन था, गिर गया, टूट गया, फूट गया, तुमको ये पूरा अनुभव है कि आज पिटाई हमको मम्मी मारेगी, चुपचाप पहले खाना खा लेना, उसके बाद पिटाई लगेगा, सो जाना, खाना तो खेले। ऐसा ना जब पहले पिटाई खा लेना, गुस्सा में खाना उना ना खाना, भूखे सो जाना। अक्सर लड़का इसी करता है। फिर माँ आधा एक घंटा बाद मनाने जाएगी, बउआ उठ खाना। अब लड़का को थोड़ा वैल्यू, रोब, मान सम्मान बढ़ जाएगा, और घूम के उन्हें सो जाएगा। नहीं जाएंगे, है कि माँ फिर से एक बार ट्राई करती है, नहीं जाएंगे, एक बार और ट्राई करती है। भूख लगा है तो उठ के चल जाता है ना, तब कोई बात। सवेरे उठ के सबसे पहले खाने खोजेगा, हाई कि ना, राते वाला बच्चा है कि ना। चलिए, तो उसने पहले इत्मीनान से भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। आए, इसको ऐसा अनुभव हो रहा था कि आए तो बाबूजी पूरा गुस्सा में होंगे, मारेंगे, लेकिन इसने देखा तो बाबूजी नॉर्मल है, कोई गुस्सा नहीं है। आगे देखिए, बात मजेदार की। अभी उनकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई, बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। जैसे उनकी माँ, ये लड़का दरवाजे तक खड़ा है, चुपचाप कुछ सुन रहा है, तो उनकी माँ ने उनके पति से, वो अपने पति से कुछ पूछी। ये लड़का शायद कुछ सुना नहीं ठीक से, तो उसके पति यानी कि मदन के पापा अपनी मदन की माँ को कह रहे हैं कि अरे भाई, मैंने कहा ना कि मालिक ने सिर्फ एक ही वो बात कहा है कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत ना। अर्थात मदन के पापा को क्या कर दिया गया, फैक्ट्री से, कंपनी से डिस्ट्रीगेट कर दिया गया, निकाल दिया गया। चलिए भाई, आपकी कोई ज़रूरत ना भाई, तो बेटा हम बेटा के मार दे दो, तेरा काम में रखूँगा। देखिए, हालांकि मदन को पापा को ये ज़रूरत थी, वो चाहते थे कि हम वहाँ से किसी तरह निकल जाए, और ये एक रीज़न से निकाल दिया गया। इसलिए मदन के पापा आज खुश थे, और इसको गलत फहमी में ही लग रहा था कि आई पापा गुस्सा में होंगे, मारेंगे, लेकिन बात कुछ उल्टा हो गया। देखिए, और इसको मदन को ऐसा पता चल रहा था और 2-4 फट मार क्या, हमको तो ऐसा ही लगता है। अगर इसको पता रहता कि हम इसे लड़ रहे हैं, मेरे पापा खुश होने वाले हैं, उठा बाजार। चलिए आगे देखते हैं। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी तो ठीक सुना नहीं, झल्लाकर कहा, अरे भाई, बतलाया तो साहब ने कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के माँ की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता रहा। वह दबे पाँव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, तो अंधेरे में उसका पैर, किसका पैर, मदन का। मदन सोच रहा है कि मैं जाता हूँ बरामदे में, एक खटिया रखा हुआ है, चुपचाप सो जाऊंगा, लेकिन मुसीबत जा ही रहा था, अंधेरा था, उसका पैर एगो लोटा से टकरा गया। और लोटा से टकरा जाने पर तो समझ ही रहा है क्या होगा। लोटा से आवाज आई, टन टन टन। हाँ, बिलैया घुस गए। ये बड़का बिलैया है मदन, 4 पैर वाला बिलैया है कि नहीं। तो इनके माता पिता, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मदन का जो पैर था क्या चीज से टकराया, मदन का पैर क्या चीज से टकराया, तो लोटा से। अच्छा चलिए, ये सब चीज तो भूलने वाला है नहीं आप। चलिए, और आवाज आई, टना टन टन टन। लोटे की ठनक की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। अब गिरधर आया, उसकी माँ भी आई, मदन की अम्मा भी उसके साथ भी थी। मदन चौक और घुमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। आज नहीं,
ये जा रहा था, लोटा से टकराया, पीछे से इसके पापा आ गए यानी गिरधरलाल, ये बैक से ऐसे घुमा, अपने दोनों हाथों को कलेजा पर ऐसे रख के और ये डर सा खड़ा हो गया कि अब मेरी कुटाई पिटाई शुरू। ठीक है, अपना जैसे मार खाना है, बच्चा है, अपना हरकत में ये खड़ा हो गया पिटाई खाने के पर्पज से। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। सुनिए, पीटता था का क्या मतलब? मदन पापा को मारता था? नहीं, गिरधर हमेशा अपने हाथों से मदन को पिटाई करता था, हमेशा हमेशा। लेकिन आज कुछ अजीब सा हो गया, बहुत पीटने पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ। मदन रोता था लेकिन बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सार निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत बींच लिए। दांत बींच लेना है क्या मतलब होता है? ऐसे कर लिया। मदन के पापा मदन के पास धीरे धीरे आ रहे हैं। मदन सोच रहा है कि अब पिटाई लगने वाला है, तो वो अपने दांत को ऐसे दांत पर दांत चला के बींच रहा है, पीस रहा है और अपने कलेजा को हाथ से थामे हुए है, मतलब पूरी तैयारी में मार खाने के लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास गया था। अचानक वो ठिठक गया, अचानक वो ऐसे अपने शरीर को पूरा सिकुड़ लिया। ठीक है, मदन, उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। अरे तरीके! गिरधर आया और मदन को मारने के बजाय उसके पास जाके उसे गोद में उठा लेता है, जो कि यह पहली बार होता है मदन के साथ कि वाह, मेरे पापा आज पहली बार हमसे इतना प्यार, हमसे इतना लगाव, हमको गोद में उठाए आज पहली बार, जब से अक्ल बुद्धि हुआ है तब से। चलिए, मदन को एक आश्चर्य होता है और इस आश्चर्य में मदन जो है हक्का भक्का अपने पिता को देख रहा था। एक क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आया है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा हुआ है, 2 नंबर। तो आपका जवाब यहां से ये होना चाहिए कि मदन जो रोज अपने पिता के हाथों पिटता था, पिटाई खाता था, आज उनके पिता उन्हें मारने पीटने के बजाय उसे गोद में उठा लेते हैं। यह अचानक परिवर्तन को देख मदन हक्का बक्का रह गया। बस इसका जवाब आप ऐसे अपने से लिख सकते हैं। और एग्जाम में बोला भी जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आप कर भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन इसका जवाब यही लिखिएगा कि जो मदन है रोज अपने गिरधरलाल पापा से, मतलब अपने पापा से पिटाई खाता था, आज उनके पापा अचानक उसे पीटने के बजाय उसे गोद में उठा लेते हैं। ये परिवर्तन को देख मदन हक्का बक्का रह जाता है। ज़्यादा छामछुम कुछ नहीं लिखना, ठीक है। और उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। देखिए, हमने बताया ना कि अक्ल होने पर, बुद्धि होने पर, समझदारी होने पर पहली बार मदन के पापा उसे इतना प्यार अब भी कर रहे हैं। तो उसे शायद कभी याद नहीं कि मेरे पापा कब इतना प्यार कब पहले कभी किए थे या नहीं किए थे, हमें याद नहीं है। आज मेरे साथ यह पहली बार हो रहा है। सही बोल रहे हैं हम। अगर मदन को इस चीज़ का पता रहता तो खोखा को बड़ा मार मारता, मुंह का सब फुला देता कि चल तोरा पप्पा, हमारा पप्पा के निकालवे करता थी तो थोड़ा अच्छा से धुलाई कर देंगे, है कि नहीं? आइए, लेकिन पहले उसे पता ही नहीं था। गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा। वो अपने बेटा को कहता है, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है, तूने तो बेखोखा के 2 दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। अंडरलाइन कर लीजिएगा। और एक लास्ट में एक और क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि मदन ने किसको मारा था? खोखा को। तो मदन ने खोखा को मार कर कितने दांत तोड़ डाले? कितने दांत तोड़ डाले? ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। ये एग्जाम में पूछा गया है। 2 दांत, इसे बोला 2 दांत तोड़ डाले। तो 2 मतलब 4 मत समझ जाना, बात को रिपीट किया गया। 2 इन्हें से 2 और 2 4 कर देना प्लस। बड़ा थोड़ा सा मैथो कमजोर ना है, कोई ठीक ना है, जोर उड़ देगा कि बस 2 दांत तोड़ डाले थे। ऑब्जेक्टिव में आया 1 2 3 4।
मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े। इस तरह से ये आपका चैप्टर हो गया समाप्त। आइएगा कल हम आपका इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज इतना ही रहने दीजिए।